चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जेई मेन 2021 के जो आज से स्टार्ट हुआ है मेनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। आज उनका जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ उसका वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस का सोल्यूशन। और सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जिन्होंने आज एग्जाम दिया उनके लिए बेस्ट विशेष, उनका भगवान करे सबका एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ हो। और जो लोग कल जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए 25 को, उनको ये पेपर देख लेना चाहिए, उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आसान होते हैं और जैसे जैसे जेई का शिफ्ट आगे चलता है वैसे वैसे जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो थोड़े से टफ होते चले जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग के 11 क्वेश्चंस हैं जेई मेन के। ठीक है, चलो उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। नीट जो तुम लोगों का मोस्ट प्रोबेबली जुलाई स्टार्टिंग में होगा या फिर जून के बिल्कुल एंड में होगा, उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग में कुछ मार्च और अप्रैल मंथ में 2 मंथ का क्रैश कोर्स रख रहे हैं, जिससे कि मार्च और अप्रैल मंथ तुम अच्छे से क्रैश कोर्स के वीडियोस को या फिर जो तुम क्लासेस ले रहे हो वो सीख सको। और उसके बाद अप्रैल के बाद मई और जून मंथ 2 मंथ तुम्हें मिलेगा वो वीडियोस अच्छे से एक्सेस करने के लिए। तो उसका टाइमिंग है, वो बैच स्टार्ट होने वाला है 10 मार्च से और वो वीकली 5 डेज क्लासेस चलेंगे उसकी। कोई भी जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पे कांटेक्ट करके। वीक में 5 डेज क्लास होंगी और हर एक दिन दोपहर में आफ्टरनून में 12 to 2 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। आकर के क्लास में बैठ के क्लास करना चाहते कर सकते हैं और मन करे तुम अपने घर से बैठ के क्लास कर सकते हैं। क्लास के बाद में तुम्हें वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलो अच्छा देर नहीं करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया था, ये बहुत ही बेहतरीन सा, जिन्होंने क्लासेस की होंगी D&F ब्लॉग की मेरे से उनको बहुत ही आसान सा यह क्वेश्चन लगा होगा। हमसे पूछ रहा है, या फिर क्लास ना भी किया हो उन बच्चों से पूछो जिन्होंने हमसे बस केवल ECS सुना होगा। एक बार याद है शॉर्टकट, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन रहते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कोई पूछे बताओ सबसे सस्ता कौन है, फिर बोलते हैं कॉपर। उससे महंगा कौन है? सिल्वर। सबसे महंगा कौन है? गोल्ड। और ये ऑर्डर सबको पता होता है? हाँ जी पता है। तो बीच में हमें लगा देना है मरकरी और PT। ये ऑर्डर सबको पता रहता है और हमें पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं मेटल्स उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है? पॉजिटिव। इसमें 3D सीरीज में आने वाला कौन है? अकेला कॉपर। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव मिलेगा। आंसर हो जाता है बी पार्ट, सिंपल। जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है? पॉजिटिव में। और ये जो क्वेश्चन पूछा है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ही पूछा है, 2 प्लस से 0 में जाना चाहता है वो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा अजीब जैसा क्वेश्चन है, वो चाहता है एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। अब जैसा हमें क्वेश्चंस मिल पाया है जिन बच्चों से, एक बार उन बच्चों को थैंक्स भी दे देते हैं जिन्होंने काफी मेहनत करके उन्होंने पेजेस में लिख लिख करके हम लोगों को क्वेश्चन दिया है। और जैसा हमें क्वेश्चंस मिले उसमें ये 4 ऑप्शंस थे। और अच्छी बात बताएं तो ये चारों ऑप्शन एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। हाँ ये है जो लास्ट ऑप्शन है ना, अगर हम उसको एयर की प्रेजेंस में यूज करें मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स को, तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड एयर की प्रेजेंस में जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं उनके टर्मिनल CH3 को CHO में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि एल्केन इस तरीके से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए तो नॉर्मली हम लोग तो जानते हैं ये तो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं। कॉपर ऐसा करते नहीं, कॉपर एल्केन को नहीं लेकर जाते एल्डिहाइड में। कॉपर किसको लेकर जाते हैं? कॉपर तो डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं एल्कोहल का, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर हमारे पास RCH2OH होता और कॉपर के साथ हीट कर रहे होते तो वो RCHO में चला जाता। ये तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनकी प्रेजेंस में कभी एल्डिहाइड बनता ही नहीं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है। तो किसको यूज करते हैं? MOO3 को, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, लेकिन एयर की प्रेजेंस में। तो अभी के हिसाब से जैसा कि ये क्वेश्चन आया है मैंने बहुत सारे बच्चों से कंफर्म किया, तो आंसर अल्टीमेटली लास्ट पार्ट हो जाएगा, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स को यूज कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एनिलीन दिया था, उसकी रिएक्शन NaNO2 KCN से कराना चाहता है। अगर तुम जा करके देखोगे जेई का 2013 का क्वेश्चन हूबहू कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन उन्होंने इस बार जेई वालों ने दे दिया है, बहुत ही आसान सा है। ये क्या चाहता है? NaNO2 से क्या होगा? NaNO2HCl स्टीम, उसके हिसाब से ये बन जाएगा डाइजोनियम का एक सॉल्ट, मतलब NaNO2HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग रखते हैं तो ये बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट। और CN माइनस अगर तुम उसी टाइम पे डाल दोगे तो CN माइनस अटैक कर जाएंगे और N2 को लिविंग ग्रुप जैसा निकाल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा हो जाएगा और हमारे पास CN लग जाएगा यहीं पे और बन जाएगा हमारे पास साइनोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइल। और अगर हमने उसके आगे ये रिएक्शन यूज किया, 11th वाले बच्चों को भी अभी ये बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि उनको ये रिएक्शन पढ़ा दिया गया है। कौन सी रिएक्शन है? स्टीफन्स रिडक्शन। CN कहाँ चले जाते हैं? CHO में चले जाते हैं। तो हमसे 4 ऑप्शन में जानना चाहता था A और B क्या है, तो A क्या रहा होगा? बेंजोनाइट्राइल और B क्या रहा होगा? बेंजल्डिहाइड। अब
सबके पेपर में जिस तरीके से ऑप्शन रहा होगा वो देख सकते हैं बड़े आराम से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, अभी बच्चों जो हमारे यहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने सेम क्वेश्चन सेम तरीके से दे रखा है, अगर उनको याद आ रहा होगा उनका टेस्ट पेपर, तो इवन जेई का टेस्ट सीरीज चल रहा था वहां पर भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस उनके सामने रखे थे। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लास में इसको बहुत अच्छे से काफी टाइम देकर डिस्कस किया गया है कि आखिर एनिलीन का अगर हम एसिडिक मीडियम में ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं एनिलीन का एसिडिक मीडियम में, तो मेटा वाला प्रोडक्ट इतना ज्यादा क्यों मिल जाता है भाई? क्योंकि एनिलीन एसिडिक मीडियम में कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीनियम आयन में। और एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है? अगर एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है ना, एनिलीनियम आयन बहुत अच्छे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डीएक्टिवेट करते हैं, तो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट करते हैं अपने ऑर्थो पोजीशन को, इसलिए ऑर्थो वाला बहुत कम बनता है। उसके बाद अपने मेटा पोजीशन को डीएक्टिवेट करते हैं और सबसे कम डीएक्टिवेट करते हैं अपने पैरा को, इसलिए पैरा वाला सबसे ज्यादा 51%, मेटा वाला 47 और ऑर्थो वाला सबसे कम, क्योंकि ये खींचते हैं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये अपने रिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बाहर की तरफ खींचने लगेंगे तो ऑर्थो पे सबसे ज्यादा प्लस, पैरा मेटा पे कम और पैरा पे सबसे कम, और जहां सबसे कम प्लस होगा वहीं पे सबसे अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस आना चाहेगा, इसलिए पैरा वाला सबसे ज्यादा, मेटा वाला उससे कम, और सबसे कम कौन? ऑर्थो वाला। तो मेटा वाला इतना ज्यादा अमाउंट में क्यों बना भाई? वही क्योंकि एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो चारों ऑप्शन को देखो, पहला तो ऐसे ही बकवास दिया है, एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये बात गलत जैसी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, बात तो सही है, लेकिन उसका रीजन नहीं है भाई। एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग नहीं, ये भी बात गलत है। इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन व्हिच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ना एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है। In acidic medium, aniline is converted into anilinium ion, which is meta directing। हाँ, बोल सकते हैं मेटा पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, या ऐसे बोले मेनली पैरा डायरेक्टिंग, फिर मेटा डायरेक्टिंग और ऑर्थो तो है ही नहीं बिल्कुल, ये ऑर्थो पे ऐड ही नहीं करने देना चाहता, तो लास्ट पार्ट को हम आंसर मान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से डिस्कस करके बताया जाता है, और देखें ये प्रोटीन के ऊपर अपना क्वेश्चन आया है। प्रोटीन के बारे में तुम्हें डिस्कस किया गया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी में तो हम लोग केवल और केवल अमीनो एसिड्स को ऐड करा देते थे, बोलते हैं 100 या 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स अगर ऐड होते चले जाएं तो फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसी एक स्पेशल इंसुलिन को छोड़ दिया जाए वो तो 51 अमीनो एसिड लेकर के ही बना लेते हैं, लेकिन वो हमसे जानना चाहता है अल्फा हेलिक्स। तो जो अल्फा हेलिक्स फॉर्म होता था, जिसको हम लोग अल्फा कैसे बनाते हैं? अल्फा ऐसे बनाते हैं ना, नॉर्मली अल्फा बीटा कैसे बनाते हो? ऐसे। तो जो अल्फा हेलिक्स वाला फॉर्म है वो ऐसे क्यों आ जाता था? इस वजह से, क्योंकि जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना देते थे और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे तो बोलते थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ जो हमने नॉर्मली अमीनो एसिड्स को ऐड कर दिया CONH वाले बॉन्ड से, अमाइड लिंकेज से, उसके बाद ये बहुत सारे अमाइड लिंकेज एक दूसरे से क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसी की वजह से ये अट्रैक्ट होकर के अपने दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक होते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरा क्या होता है? बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता था? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो हमारे पास ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बने थे वो और कॉम्प्लेक्स हो जाते थे और बनाते थे फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, और लास्ट में हमारे पास क्वाटरनरी, जो बहुत सारी प्रोटीन्स के मतलब छोटी छोटी प्रोटीन्स मिलकर के किसी सेंट्रल एटम के पास आ जाती थी, वो बनता था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास अल्फा हेलिक्स कहाँ बनता था? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगले पेपर में ये सारी चीजें आ सकती हैं। इसका तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, अल्फा हेलिक्स बनने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन आगे के लिए जान सकते हैं तो ऐसे होता था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट किसकी वजह से होता था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम 3D में ले लेते हैं तो अल्फा हेलिक्स, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम एक प्लेन में ही कंसीडर करें तो वो बन जाता है हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द गैस इवॉल्व्ड ड्यू टू anaerobic degradation of vegetation causes। ये क्या चीज है? जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि अगर कोई जानवर मर जाए, या कभी गटर से अगर कोई स्मेल आ रही होती है तो बोलते हैं ना गटर कहीं से ओपन होता है और सडन जो गंदी स्मेल आती है वो किसकी स्मेल आती है? मीथेन गैस की। जो चीजें सड़ती हैं ना, जैसे इंसान या फिर कोई जानवर अगर मर जाते हैं तो उनकी बॉडी जब सड़ने मतलब उनकी बॉडी जो है डिकम्पोज होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है, तो गैस निकलती है मीथेन गैस। और ये किसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है मीथेन गैस के बारे में तो हम लोग जानते हैं
क्या करता है ये तो ग्रीन हाउस गैस है। मुझे तो लगता है कि 4 ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैस कहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं, ग्रीन हाउस गैस नहीं था। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान सकते हैं, और ये बहुत ही डेंजरस गैस होती है। मेथेन गैस बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैस है ये अपने लिए। और यहाँ पे कैनर करके नहीं, यहाँ पे है कैंसर करके, ठीक है। ये कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सी गैस? मेथेन गैस। एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन से जो गैस लिबरेट होती है वो मेथेन गैस। और मेथेन गैस से मेनली ग्रीन हाउस गैस है, याद करो ग्रीन हाउस गैसेस याद रख लें, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस अपने एग्जाम में टपक सकता है। कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैस हैं? ओजोन गैस, लाफिंग गैस, मेथेन गैस, उसके बाद CO2, सबसे पहले तो CO2, वाटर वेपर्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ध्यान रखें, पूछा जा सकता है ऐसे अपने से अगले पेपर्स में। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अभी हम दे देंगे एसिडिक रेन, ओजोन होल, मेटल कोरोजन, ये सब बेकार चीजें हैं। ओजोन होल के लिए तो बहुत ऊपर जाना पड़ता है गैसेस को, और वो मेथेन गैस नहीं रहते। मेथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं। गंदी होती हैं वो, बॉडी में बहुत सारी डिजीज भी डेवलप कर सकती हैं, इवन कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और ग्रीन हाउस गैस है, मेनली ग्रीन हाउस गैस है, वो होना चाहिए था अगर ऑप्शन में, तो हम ग्रीन हाउस गैस देते। 7 नंबर की तरफ चलें। क्या बात है, अभी अभी पॉलीमर हम लोगों ने खत्म किया था, और देखें कितना लल्लू सा क्वेश्चन आया। हमसे पूछ रहा है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या चीज है भाई? नाइलॉन 6। कैप्रोलैक्टम क्या था? ये था। कैप्रो किसको बोलते थे? कॉमन नेम था ये किसका? मतलब हम बोलते थे कि अगर हमारे पास 6 कार्बन के एसिड हों तो उनको कैप्रोइक एसिड बोल देते हैं, और वहां से जब अमाइड बनाते हैं तो मतलब कैप्रोइक एसिड का अमाइड बोल सकते हो, और उसका जब साइकिल बनाते हैं अमाइड, साइक्लिक अमाइड्स को क्या बोलते हैं? लैक्टम, इसी को बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O NH, और नेट में देखोगे तो कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5, और ये वाला कार्बन 6 ऐसे करके, ये बीच में NH लगा होता है। ये नाइलॉन 6 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल क्या है भाई? ब्यूना N 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। तो फर्स्ट का हो जाएगा 3, फर्स्ट का 3, सेकेंड का क्या हो जाएगा अपने पास? सेकेंड का हो जाएगा सेकेंड। और 2 क्लोरो ब्यूटा ब्यू, मतलब ये वही चीज बोल रहा है हमारे पास 2 क्लोरो, ये तो वो चीज है, याद करें, ये आइसोप्रीन क्लोरोप्रीन, ये है क्लोरोप्रीन। अगर हम वहीं CH3 लगा देते हैं तो ये आइसोप्रीन हो जाता है, और वहीं पे अगर Cl लगा देते हैं तो क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन किसके लिए होता है? नियोप्रीन के लिए। तो थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट। और 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइइन, ये क्या चीज है? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन क्या होता है? नेचुरल रबर, नेचुरल रबर बना के देता है। ये तो हमारे 11th वाले बच्चे भी कर सकते हैं। नेचुरल रबर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? आइसोप्रीन। मतलब आइसोप्रीन, पॉलीसिस आइसोप्रीन मिलकर के नेचुरल रबर बना देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का फर्स्ट, और 4 का लास्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एम्फोटेरिक? हे भगवान, जिंदगी में कितनी बार ये चीज पूछेंगे, सेम चीज। कौन कौन होते हैं एम्फोटेरिक? बता दें एक बार। क्या था अपने पास? जिंदगी में आए ना ना, ये तो गड़बड़ चीज थी। क्या था अपने पास? जनाबे अली सनक पढ़े करके, जनाबे अली सनक पढ़े, ये लोग होते थे एम्फोटेरिक मेटल। इनके ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में जैसे बोरॉन फैमिली में चले जाते हैं तो गैलियम के ऑक्साइड्स, डी ब्लॉक में चले जाओ तो V2O5, और हमारे पास Cr2O3, वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। गैलियम के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं, ये ध्यान में रख लेना चाहिए। ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक, मेटल तो ये 5 ही अक्सर एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो इनमें से एक्चुअली में शायद हमारे पास इंटीजर में रहा होगा क्वेश्चन, या फिर 4 ऑप्शन बना दिया होगा कि A एंड B बोथ, B एंड C बोथ, ऐसे करके। तो बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, बेरियम और स्ट्रोंसियम नहीं। आंसर हो जाएगा A एंड C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब ऐसे क्वेश्चन जहां पे मैं एक से ज्यादा आंसर दे रहा ना, इसका मतलब वो ऑप्शन ऐसे बनाया होगा कि A एंड B बोथ, B एंड C बोथ, ओनली A ओनली B, ऐसे करके। जैसे आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स, सल्फेट और क्रोमेट, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं। वैसे भी बोला जाता है कि क्रोमियम, तो क्रोमियम का भी ग्रुप नंबर होता है 6, और सल्फर का भी 6, बस इसका 6A होता है सल्फर का, और क्रोमियम का होता है 6B, अगर हम लोग रोमन में बात करें तो। और सल्फेट हैं, ये दोनों ही हमारे पास टेट्राहेड्रल नेचर के होते हैं, चाहे वो सल्फेट हो या क्रोमेट। तुम लोगों को स्ट्रक्चर भी बोला गया है, कैसे इन लोगों का स्ट्रक्चर याद रखें। जहां पे सल्फर है वहां पे क्रोमियम लगा दें, बस सिंपल। कितनी बार इनके स्ट्रक्चर्स को बनाया होगा, तो फर्स्ट वाला तो हो जाएगा करेक्ट। SiCl4 TiCl4, ये 4th A ग्रुप से होता है या 4th B से? SiCl4 टेट्राहेड्रल, TiCl4 भी टेट्राहेड्रल होते हैं। TiCl4, एक छोटी सी चीज इसके बारे में हम बता दें। TiCl4 में तुम्हारा शायद हो सकता है लफड़ा हो जाए, टाइटेनियम +4 में ये होता है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड चीज हो जाएगी, ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। 4s0 3d
जीरो जैसा हो जाएगा। ये टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2 प्लस 4 होगा तो 4s0 3d4 4s0 3d0 हो जाएगा। और अगर d जीरो हो और हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 के लिए हम एक d अंदर से ले सकते हैं यहाँ, तो ये dsp2 जैसा भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर जैसा हो सकता है, जबकि SiCl4 टेट्राहेड्रल जैसा होगा। तो फर्स्ट पार्ट ही आंसर होगा क्रोमेट और सल्फेट, ये होते हैं किस नेचर के, टेट्राहेड्रल के, दोनों स्ट्रक्चरल में टेट्राहेड्रल होते हैं। अब TiCl4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक नेचर की वजह से ऐसे भी हो सकता है जैसे इन लोगों का एक अजीब सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये डिपेंड करेगा, चार ऑप्शन हमारे पास एग्जैक्ट में कैसा था। एक पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन D3S भी होता है, जब न्यूक्लियस पे बहुत ज्यादा प्लस चार्ज की डेंसिटी हो। तो जो बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा जानते होंगे उनको थोड़ा फील आ रहा होगा कि ये अगर प्लस चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो ये D3S कॉन्फ़िगरेशन भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और अच्छे से बोलें तो इसके पास हमें बहुत ज्यादा प्लस चार्ज की डेंसिटी दिख रही है, तो हम लोग इसको नॉर्मली DSP2 भी जैसा नहीं बोल करके हम बोलेंगे D3S। D3S भी एक स्पेशल टाइप का टेट्राहेड्रल ही होता है। जैसे क्रोमेट, परमैग्नेट, ये सब जो आयन होते हैं इनके पास न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा प्लस चार्ज की डेंसिटी है, d ऑर्बिटल्स रहते हैं इनके पास, तो अक्सर ये d ऑर्बिटल का यूज करके D3S बना लेते हैं। बाहर वाले p ऑर्बिटल ना यूज करके अंदर वाले d ऑर्बिटल ही यूज कर लेते हैं और टेट्राहेड्रल रहते हैं, तो ये दोनों ही टेट्राहेड्रल होंगे अगर अच्छे तरीके से बोला जाए तो अमोनिया तो पिरामिडल, ये तो ट्रायंगुलर प्लेनर है तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ट्रायंगुलर प्लेनर जबकि ये टी शेप होगा ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर ए एंड बी बोथ होगा, ठीक है। अगर उन्होंने चार ऑप्शन में सिंगल दिया होगा तो हम ये बोल सकते हैं, नहीं तो TiCl4 बहुत बेहतरीन सा कंपाउंड है, Ti के पास +4 चार्ज है और ये D3S एक स्पेशल तरीके का हाइब्रिडाइजेशन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने तुम लोगों को एक बार एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। तो ये D3S जैसा कुछ रखेगा हमारे हिसाब से। SiCl4 एंड TiCl4 बोथ आर टेट्राहेड्रल बट हाइब्रिडाइजेशन आर नॉट सेम। SiCl4 में sp3 होगा जबकि TiCl4 में D3S जैसा होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 तो हो गया, 10 की तरफ चलते हैं। हमसे पूछ रहा था गन मेटल के बारे में, ऐसे चार ऑप्शन दिया गया था और गन मेटल में क्या चीज होता है, कॉपर, टिन और जिंक, ये हो जाएगा अपने पास। मैक्सिमम कंटेंट कोई पूछे तो मैक्सिमम हमारे पास कॉपर होता है गन मेटल में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ये किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ एलॉय है, कॉपर, टिन और जिंक। अक्सर तुमने बाइक्स वाइक्स का जो तुमने व्हील देखा होगा ना, या फिर जो महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं गन मेटल। आयरन जैसा या एल्यूमिनियम जैसा दिखता है लेकिन इसका कोरोजन नहीं होता, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट बिहेवियर शो करता है किसी से रिएक्शन के लिए, नॉर्मल ऐसे चमकता धमकता दिखता है सिल्वर जैसा। 10 का हो जाएगा, मतलब जैसे हमने याद रखना होगा ये चीज, और तुम्हें बताया भी गया है, मेटलर्जी में लोगों को बताया गया होगा, D&F ब्लॉक में लोगों को बताया गया होगा एलॉय के बारे में, कॉपर, टिन और जिंक से बने। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन BCC, इस पे हंसा नहीं जाए तो क्या किया जाए। BCC पैकिंग में सोचो, तुम तो फटाफट बता सकते हैं। SCC में क्या था, ये तो हमारे पास केवल कॉर्नर्स पे एटम्स लगे होते थे, 6 होता है। BCC में कितने होते हैं, बॉडी सेंटर वाला, जो बॉडी सेंटर पे एटम लगा होता है वो क्यूब के सारे कॉर्नर्स, मतलब अगर तुम किसी रूम पे बैठे हो तो तुम उस रूम का सारे कॉर्नर को देख लो और तुम बिल्कुल सेंटर में चले जाओ, तो ये बॉडी सेंटर वाला हर एक कॉर्नर को टच करता है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना, 8, और FCC में चले जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12, और एक होता है HCP, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बस मोटा मोटा 11 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा है, ठीक। आगे तुम्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, और क्रैश कोर्स जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जेई के मॉर्निंग शिफ्ट के साथ, और हो सकेगा तो आज ही हम लोग तुमको जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसका भी कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे पाए, ठीक है। चले, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।